हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैंपस गेम में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके आप कैसे अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो हमारे पास इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब तक आपने देखा होगा हमने जितने भी जो प्रोग्राम बनाए हैं वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड, अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या होता था कि हमारे पास जो भी आपके पास ओरिजिन होता था वो एक ही आप डिफाइन कर लेते थे, यानी आपके पास वो फिक्स होता था। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जैसे स्ट्रिंग्स की बात करूं तो यहाँ पर आपने कहीं पर ये अपना ओरिजिन मान लिया, मान लो ये आपके पास ओरिजिन है या जो भी आपने ये वैल्यू रखी, मान लो ये मेरे पास ओरिजिन था इसका। ठीक है, कि x0 यहाँ पर है और आपका z0 भी यहाँ पर है। उसके बाद जो भी आप वैल्यू लेते हो इस पॉइंट के आप रिस्पेक्ट में ले रहे हो, मान लो इस पॉइंट पर आप जा रहे हो तो यहाँ पर x आपका x और जो z की वैल्यू है, यहाँ पर जो a पॉइंट है वहाँ पर आपके पास 20 हो जाएगी और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह आप जब नेक्स्ट पॉइंट पर इस पॉइंट पर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का, यानी आपके जो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास टोटल रहेगा। जैसे x की वैल्यू तो यहाँ पर 20 ही रहेगी और जो z हो जाएगा वो आपके पास 6 आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। वो आपको देखना है कि ओरिजिन से इधर चल रहा है तो माइनस में हो जाएगा, इधर की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव रहेगा वो आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह जब इस पॉइंट पर आओगे तो यहाँ पर जो x है, अब इसने क्या किया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वो टोटल डिस्टेंस ये डिस्टेंस कवर करेगा और ये डिस्टेंस आपके पास मेजर करेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 50 हो जाएगी और यहाँ पर जो आपके पास z की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये तो था आपके पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ओरिजिन हमारा एक तरह से फिक्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास आता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास। अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से आप कैसे प्रोग्राम बनाते हो, उसमें अगर आप इंक्रीमेंटल में अगर आप पॉइंट निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो आपके प्रीवियस पॉइंट से वैल्यू उठाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मान लो आपने इसको ओरिजिन माना तो यहाँ पर जो आपके पास रहा ए पॉइंट x20 और z आपका 0 हो गया। अब यहाँ से जब वो इस पॉइंट पर जाएगा तो इसको ओरिजिन कंसीडर करेगा। अब इसके केस में देखो क्या होगा कि यहाँ तक वो ऑलरेडी चल चुका था, यानी अब आपकी वैल्यू क्या होगी, x में तो कहीं मतलब सेम उसी डाया पर चल रहा है तो यहाँ पर आपको x20 नहीं होगा, x आपका 0 ही रहेगा क्योंकि वो डाया के अंदर तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इंक्रीमेंटल का यूज करो तो प्रीवियस पॉइंट से आपके वैल्यू उठाता है। ठीक है, आपके ओरिजिन से नहीं उठाएगा, आपके प्रीवियस पॉइंट से उठाएगा। जिस पॉइंट पर मान लो यहाँ पर x मेरा देखो 20 पर खड़ा था किंतु अब वो उससे 20 से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, सेम उसी डाया पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर x में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो, x की वैल्यू 0 हो गई। साथ के साथ z की वैल्यू कितनी चेंज हुई, z की वैल्यू यहाँ पर -6 चेंज हो गई आपके पास। अब इसी तरह जब वो इस पॉइंट पर आएगा, अब यहाँ इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा, अब आप देखोगे कि 20 पर वो ऑलरेडी खड़ा था, अब यानी 50 पर वो पहुंचा है। ठीक है, तो यानी टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 50 से हम 20 को माइनस करेंगे लगभग 30 का डिफरेंस हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक x में कितनी वैल्यू चला है, वो 30 वैल्यू चला है। तो यानी अगले पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जो आपके पास x होगा वो 30 होगा। ठीक है, और जो z की वैल्यू होगी, अब वो z की वैल्यू यहाँ से काउंट नहीं करेगा, वो करेगा वो अपने प्रीवियस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ पर रखना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी वो टोटल 12 है, जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये वैल्यू हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, 12 - 6 = आपके पास 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपके पास z की वैल्यू होगी वो भी आपके पास क्या रहेगी, -6 रहेगी। तो इस तरह से आपके पास प्रोग्रामिंग करनी है आपको, किसमें, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये होता है सारा कि इसमें आपके पास जो पॉइंट होगा वो अपने प्रीवियस पॉइंट से क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा। और इसमें जब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अब तक हम प्रोग्रामिंग करते आए हैं वो आपका मेन जो आपके पास ओरिजिन पॉइंट था उसी से हर एक पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो ये डिफरेंस था आपके पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। दोस्तों अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप नॉर्मली अगर हम टर्निंग में बात करें तो टर्निंग में सिर्फ एक्सिस का डिफाइन पड़ता है। अदरवाइज क्या करते हैं, अगर हम HMC की बात करें, अगर हम मिलिंग मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो वहां पर उसके लिए आपके पास कोड लगता है G91 लगता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपके पास क्या होता है, यूज होता है जो ये कोड होता है। किंतु टर्निंग में आपको ऐसा कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक्सिस के थ्रू आप डिफाइन करोगे कि कहां पर आप क्या बोलते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कहां पर आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मिलिंग की बात करें तो मिलिंग में जो हम एब्सोल्यूट लगाते हैं वो G90 के हम थ्रू लगाते हैं, यानी ये दो कोड होते हैं आपके पास अगर आप HMC में काम करते हो। किंतु टर्निंग मशीन में क्या होता है, टर्निंग मशीन में आपके एक्सिस यानी जो आपके x और z एक्सिस है वो डिफाइन करते हैं कि आप इंक्रीमेंटल में काम कर रहे हो या फिर आप किस में काम कर रहे हो, एब्सोल्यूट के अंदर आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको दोनों में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, दोनों जो ये आपका प्रोग्राम होगा हम इसको दोनों तरह से बनाएंगे, इंक्रीमेंटल में भी बनाएंगे और एब्सोल्यूट में भी बनाएंगे। यानी अगर हम बात करें जब भी आप इंक्रीमेंटल आपको वैल्यू रखनी है तो आपका जब भी अगर आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर x से वैल्यू देते हो, ठीक है, तो
वो आपका डिफाइन करता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस की अगर आप वैल्यू एक्स में दे रहे हो तो वो किसको डिफाइन करेगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमारे पास डिफाइन करेगा, ठीक है। इसी तरह जो जेड होगा वो भी हमारे पास किसको डिफाइन करेगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप वैल्यू दे रहे हो। किंतु अगर आप इंक्रीमेंटल में अगर आप वैल्यू देते हो तो एक्स एक्सिस की जगह आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा हमें यू से और जेड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा डब्ल्यू से। तो ये आपके पास किस में काम करेंगे, इंक्रीमेंटल के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपके पास इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो यानी जब भी आपको अपने टर्निंग के अंदर प्रोग्रामिंग में अगर इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना है तो वहां पर जो आपको एक्सिस है, एक्स को हम डिफाइन करेंगे यू की हेल्प से और डब्ल्यू को जो डिफाइन करेंगे वो काम करेंगे, सॉरी जेड को जो हम डिफाइन करेंगे वो डब्ल्यू की हेल्प से डिफाइन करेंगे। तब वो अपने के प्रोग्राम में क्या करेगा, इंक्रीमेंटल के थ्रू उसकी कटिंग करेगा, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम में हम देखते हैं कि प्रोग्राम में जब आप इसको अप्लाई करते हो तो वो कैसे करोगे। मान लो अब स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया वही आपको करना है। अब पहले यहां पर मैं कर लेता हूं कि हम जो भी प्रोग्राम करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा आपके पास। और ये आपके पास यहां पर हमारे पास रहेगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहां अब इसमें मैं एब्सोल्यूट के थ्रू इसका पूरे प्रोग्राम को बनाऊंगा और यहां पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आपका प्रोग्राम बनाऊंगा। अब देखो इसमें हम क्या करते थे, इसको हम स्टार्ट करते थे G00 पॉइंट से कि हम टूल को लेके आ गए जहां से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास जो कटिंग हम करते थे नॉर्मली यहां पर x की वैल्यू 70 हो जाएगी और z की जो वैल्यू रहेगी 1 हो जाएगी यहां पर, ठीक है। अब इसी के साथ फिर हम क्या करते थे, अपना जो भी कैन साइकिल हम यहां पर रिपीट कर देते थे। अब देखो कोई भी कैन साइकिल का यूज करो, अगर आप इंक्रीमेंटल में वैल्यू अगर यू डब्ल्यू के अंदर दोगे तो किसी भी कैन साइकिल में आप लगा सकते हो, चाहे आप G71 का यूज कर रहे हो, चाहे आप G72 का यूज कर रहे हो या फिर पैटर्न रिपीटिंग साइकिल G73 का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्राम में वो वैल्यू, या फिर आप डायरेक्ट अगर मैनुअली कर रहे हो कोई कैन साइकिल नहीं लगा रहे तो उसके केस में आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, यू डब्ल्यू की वैल्यू दे सकते हो इंक्रीमेंटल का आप यूज करके, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे यहां पर हम क्या करते हैं G71 में यहां पर लगाता हूं यू की वैल्यू यानी डेप्थ ऑफ कट दिया मैंने, R1 रेटेक्ट पॉइंट दिया, उसके बाद G71 P से मैंने स्टार्ट किया, कोई भी आपके पास ब्लॉक हो जाएगा, क्या 20 मैंने ब्लॉक दिया, अलाउंस हमने 0 रखा और जो जेड का अलाउंस है वो भी 0 रखा, साथ के साथ फीड यहां पर डिफाइन कर दी। ये आपके पास फीड हो जाएगी 0.2 या 4 जो भी रखना है वो मैं यहां पर 0.2 कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, यहां पर जब भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो इसमें हम क्या करते थे कि हम स्टार्टिंग जो वैल्यू देते थे कि G01 से हम कटिंग स्टार्ट करते थे और यहां पर कितना काटना है, x में 20 और z में आपका क्या रहेगा 0 हो जाता था, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास करते थे वो z-6 हम करते थे, ठीक है। किंतु यही चीज अगर आप इसके अंदर करोगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से करोगे तो जो स्टार्टिंग के पॉइंट है वो तो आप सेम रखोगे, यहां पर हमें क्या रखना है कि x आपको 70 रखना है, साथ के साथ z आपके पास 1 कि आप पहले उस पॉइंट पर आप लेके आ गए जहां से आपको कटिंग स्टार्ट करनी है, उस पॉइंट पर आपको रखना है। उसके बाद क्या करोगे, वही आपके पास कैन साइकिल आप यहां पर भी लगाओगे, R1 का हम यूज करेंगे, साथ के साथ G71 मैंने लगाया, पूरी प्रोसेस आप यहां पर आप दे सकते हो, क्या 20 हो जाएगा, अलाउंसेस हम 0 रखेंगे और साथ के साथ फीड रेट आप यहां पर डिफाइन कर दोगे जो भी होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंटल के अंदर कि आपके पास जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा वो आपको एब्सोल्यूट से ही डिफाइन करना है, क्योंकि देखो अगर आपके पास पहला पॉइंट नहीं होगा तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे आगे की जो डायमेंशन है। अब मान लो मुझे यहां से कटिंग करनी है, मान लो x20 के बाद यहां से मुझे प्रीवियस पॉइंट नहीं पता है कि वो कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, तो आपके पास वो प्रीवियस पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल का हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग का पॉइंट रखना होगा वो हम किस में रखेंगे, हम एब्सोल्यूट के अंदर ही रखते हैं, यानी यहां पर जो आप कटिंग करोगे वो G01 x20 और Z0 के थ्रू ही आप करोगे यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, अब जैसे कि यहां पर अब जो सेकंड ब्लॉक मैंने यहां पर लिखा कि वो Z-6 हो जाएगा, तो यहां पर यानी x की वैल्यू तो यहां पर 20 रहेगी, x20 Z-6 हो जाएगा। किंतु इसके केस में आपके पास क्या होगा, यहां पर जब आप आओगे इंक्रीमेंटल के अंदर तो x आपका यहां पर 0, सॉरी x से हम डिफाइन नहीं करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे u से, यानी u आपके पास 0 हो जाएगा और साथ के साथ जो आपके पास w, अब यहां पर z को हम डिनोट करेंगे किससे, w माइनस आपके पास 6 होगा। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है, वो चीज आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। क्योंकि डायमीटर में हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ है, हमारे पास जो भी चेंज हुआ है किसके अंदर हुआ है, z के अंदर हमारे पास चेंज हो रहा है, वो हमने किससे डिफाइन करेंगे, w के अंदर। अब इसी तरह इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था हम यहां पर क्या रखते थे, जो नेक्स्ट पॉइंट x50 और साथ के साथ z माइनस आपके पास 12 हो जाता था, ठीक है, z-12 हो जाएगा, ये आपके पास स्टेप पर आ जाएगा इस तरह से। किंतु वही चीज अगर मुझे इंक्रीमेंटल के केस में करनी है, यहां से मैं इस तरह से एक लाइन लगा देता हूं, वही चीज अगर मुझे इंक्रीमेंटल के केस में करनी है तो इंक्रीमेंटल में क्या होगा, हम देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक डाया में आपके पास कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डाया में कितना चेंज हो रहा है, मेरे पास 50 की वैल्यू थी, 50 में से आपको क्या करना है, 20 को माइनस करना है, यानी लगभग 30 की वैल्यू वो चेंज कर रहा है। यानी आपको क्या करना है, u के अंदर यहां पर जो वैल्यू होगी u आपके पास लगभग 30 हो जाएगा और z जो आपके
पास रहेगा, अब z की वैल्यू भी वो यहाँ से मापेगा, यहाँ से डिनोट करेगा, यानी यहाँ से मेजर करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था कि 12 में से 6 हम माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास मिल जाएगा, यानी वो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपके पास w की वैल्यू होगी वो -6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंक्रीमेंटल में जब भी आप काम करते हो तो आपके पास u और w के अंदर आपको डिफाइन करना है, तभी वो इंक्रीमेंटल उठाएगा। और जब आप एब्सोल्यूट में काम करोगे तो आपको नॉर्मली x और z के थ्रू वैल्यू दोगे। ठीक है, अब उसकी तरह जो ये अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास x तो 50 ही रहेगा और साथ के साथ जो z की वैल्यू हो जाएगी वो -18 हो जाएगी। अब यही चीज इसके अंदर हम बात करेंगे तो u आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि डाया में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो z में चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, अब मुझे पता था कि यहाँ से यार टोटल 12 है, ये मेरे पास 18 है, तो 18 में से 12 गए तो आपके पास ये भी आपके पास कितना बचता है, 6 बचता है, यानी u 0 और w माइनस आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब टोटल फाइनल पाथ पे आप जाओगे तो ये जो आपके पास फाइनल पाथ रहेगा वो x में हमारे पास 70 था और z हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 25 आ जाएगा, z -25 रहेगा। और इसके केस में अब आप देखोगे कि 50 पर ऑलरेडी आप खड़े हो। ठीक है, अब 70 पर आप जा रहे हो तो टोटल चेंज कितना हुआ, 70 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचा, 20, यानी x में 20 डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो यानी यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी u आपके पास 20 होगा और जो w की वैल्यू होगी, w अब क्या करोगे, 25 में से अपना 18 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस आपको, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, अपने प्रीवियस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए। तो ये टोटल मेरे पास 25 था, इसमें से मैं 18 को माइनस कर देता हूँ तो आपके पास जो बचता है वो 7 का बचता है। तो यहाँ से w माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 7 की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेम है कि यहाँ से आप क्या करोगे, टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाओगे, G28 U0 W0 हम लगाएंगे और साथ के साथ M05 से स्पिंडल को स्टॉप करेंगे और M30 से हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। इसके अंदर भी आपको सेम चीज करनी है, यहाँ पर जहाँ पर खत्म हो जाता है वहाँ पर आपके पास क्या करना है, N20 रखना है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, N20 रखेंगे। उसके बाद हमने स्पिंडल को उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाना है, सॉरी टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाएंगे और साथ के साथ स्पिंडल को स्टॉप करेंगे और M30 से प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपके पास इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, आप इंक्रीमेंटल रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आप कैसे अपने प्रोग्राम को बना सकते हो। और साथ के साथ एब्सोल्यूट के अंदर हम कर ही रहे थे कि जब भी आपको एब्सोल्यूट, यानी जब भी आप यहाँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर x और z के थ्रू डिफाइन करते हो तो आपके पास किस में चलता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलेगा। और अगर आप वही चीज वैल्यू इसके अंदर आप दोगे कि u और w से आप उसको डिफाइन करोगे एक्सिस को, तो आपके पास किस में रहेगा, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा, जिसको हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो आई होप दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी पता लगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है और कैसे हम उसके थ्रू अपने प्रोग्राम को अप्लाई करते हैं, वो भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।